नमस्कार दोस्तों। हाल ही में 68वीं बीपीएससी का परीक्षा 12 फरवरी को संपन्न हुआ है। तो बीपीएससी आयोग ने आंसर की अपने साइट पे डाल दिया है। तो आइए आज बीपीएससी के दिए गए आंसर के अनुसार मिलाते हैं हम लोग कि किस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा। तो मेरे पास अभी सीरीज ए है और इसके अनुसार हम देखेंगे। आप लोग अपने सीरीज के अनुसार मिला लीजिएगा। तो चलिए मिलाते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर ए होगा। अगर अनुच्छेद 14 में ही कहता कि कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है तो ऑप्शन बी हो जाता है, यूएसए। अगर कहता है कि लिखित संविधान कहाँ से लिया गया है तो ऑप्शन सी हो जाता है, फ्रांस। लेकिन यह है कि कानून के समक्ष समानता, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लग गया था? तो ये तो सबसे हल्का क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी आंसर सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर विधानसभा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। आर्टिकल 164 ख के अनुसार सामूहिक तौर पर मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्ति का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। तो इसमें न्यायिक शक्तियां गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2 और 4 सही होगा। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन बी में है, तो बी सही हो गया। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होता है कौन कौन? तो इसमें ए और बी दोनों शामिल होता है। सॉरी, ये नागरिकों के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। बी है अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा चुने जाते हैं, यह सही है। 3 में है, सी में, कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये भी सही है। तो बी और सी दोनों सही है, इसलिए उपयुक्त से में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय अधिकार क्षेत्र से भी है और मूल अधिकार क्षेत्र से भी है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। कॉलेजियम का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नहीं है। आगे है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। 21 वर्ष है, विधायक के लिए 25 वर्ष है और मतदान देने के लिए 18 वर्ष है। सी नंबर है सर। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 21 वर्ष। देखिए, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से सभी कथन सही है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो जिला में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है, ये भी सही है। जिला फोरम में से एक महिला होगी, ये भी सही है। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं होती, ये भी सही है। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संचालन करती है? तो पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगर कहता कि जिला स्तर पर जिला परिषद, तो जिला स्तर पर हो जाता। मुखिया तो ग्राम स्तर पर हो जाता, लेकिन पंचायत समिति का चर्चा है तो ब्लॉक स्तरीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर राष्ट्रीय विस्तार सेवा होगा। हालांकि आयोग ने इसे 1953 दिया है, लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट हुआ था, जिसका उद्देश्य था
ग्रामीण लोगों के समग्र विकास, लेकिन आयोग इसे ऑप्शन ए मारा है। तो देखिए इसका आंसर ए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 11, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? SEZ सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इसका उद्देश्य है अतिरिक्त गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, रोजगार निर्माण, अर्थात तीनों सही है। तो ऑप्शन ए सही होगा, 1, 2 और 3। अगला है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो इसमें से ए भी सही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और बी भी सही है, बफर स्टॉक का रख रखाव। तो इसमें एक से अधिक सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 13 नंबर प्रश्न है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो ये BS राघवन समिति है। अगर रंगराजन समिति की बात करें तो ये गरीबी रेखा से संबंधित है। अगर केलकर समिति सी नंबर की बात करें तो ये है कर संरचना या PP मॉडल से संबंधित है। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा BSVS राघवन समिति। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए ये भी हल्का क्वेश्चन था। अब इसको देखिए, धूसर क्रांति का उर्वरक से संबंधित है, गुलाबी क्रांति का प्याज के उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति का अंडे से संबंधित उत्पादन से संबंधित है, और लाल क्रांति आप जानते हैं कि टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। तो इसका ए मिलान हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था? तो ये निम्नलिखित में से कोई नहीं होगा, इसका आंसर 8वीं पंचवर्षीय योजना होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास पर केंद्रित किया गया था, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इकट्ठी के रूप में प्राप्त किया है? तो इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ये करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अगला प्रश्न है किस वित्त बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो यह घोषणा किया गया था यूनियन बजट 1992-93 में। उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये इसका पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, लेकिन साहित्य नहीं था। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि 1, 2 और 3 मैंने ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसमें से रहता 1, 2 और 3 कोई एक रहता तो हो जाता, लेकिन इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? अगर कहता कि गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है तो ऑप्शन आ जाता है बी नंबर, नीति आयोग। लेकिन कह रहा है कि कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, तो इसका सर्वेक्षण करता है NSSO। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 20 में है भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अंतरिम के लिए कितना है? तो इसका है -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। ये करेंट का क्वेश्चन था, ये आप लोग देख के आए होंगे। अगला प्रश्न है 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? तो इसका आंसर होगा ए 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है। अगर अधिकतम उद्योग रहता तो पटना जिला आता, लेकिन अधिकतम कर उद्योग है, इसलिए यह प्रश्न गलत हो गया है।
आगे प्रश्न देखेंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात में काफी सुधार हुआ है। यह 2015-16 में डैश से बढ़कर 2020-22 में डैश हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कितनी प्रतिशत वृद्धि रही है। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 2.5। ये लगभग स्पीडी और एडिटोरियल दोनों में दिया हुआ था क्वेश्चन, आप लोग पढ़ के गए होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। तो भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है, ये सही है, अभी ऊपर देखे हैं। दूसरा है बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये भी सही है। सी नंबर है कि अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। तो आप सभी को पता होगा कि 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसी समय स्वदेशी और बहिष्कार अपनाया गया था। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, बंगाल विभाजन। 27 नंबर प्रश्न है कि 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और उन्होंने स्वराज का झंडा फहराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों के द्वारा एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था। तो इसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, ये सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिए थे, ये भी सही है। सी नंबर है कि 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये गलत है। महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। तो एक सी नंबर ऑप्शन गलत है। आगे देखेंगे अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो अल हिलाल आप सबको पता है, अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखेंगे 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए किस प्रकार मदद की थी। तो इसका भी आंसर तीनों हो जाएगा। इतिहासकार ने अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को पिछड़े, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके किया था। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने की आग्रह करके, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने से आग्रह करके, यानी तीनों सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। आगे है नहरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं वाला मानना है। पहला है आंदोलन में उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये गलत है, सभी लोगों ने भाग लिया था। महाराष्ट्र में जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, ये भी गलत है, क्योंकि मद्रास में जस्टिस पार्टी के द्वारा खासतौर पर
बहिष्कार नहीं किया गया था। तो 1 और 2 दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक सन्यासी जो फिजी में एक ब्रिटिश गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ किस किसान नेता का जिक्र है? तो वो थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र फिजी के थे और 1920 से 30 के बीच भारतीय किसान के कष्टों को लिखकर सुनाते थे। उसके बाद है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना। तो सबको पता है कि महात्मा गांधी ने किए थे 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो इसने घोषणा की थी जून 1948 तक, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव के कारण अगस्त 1947 में ही स्वतंत्रता मिल गई। तो इसका ऑप्शन होगा जून 1948 में सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अगर स्वराज दल की स्थापना की बात करें तो आप सबको पता है कि 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में 1 जनवरी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किए थे और बिहार में स्वराज दल का स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरोध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो इसमें हाथी, विकास, मलबा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि नमक बनाने के साथ साथ बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर के विरोध करने का विकल्प चुना था। तो चौकीदारी कर नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 ईस्वी में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका सही आंसर होगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, क्योंकि जो कैदी गिरफ्तार किए गए थे उन्हीं के संबंध में श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बतख मियाँ। आप लोग मोतिहारी गए होंगे तो मोतिहारी स्टेशन पर देखे होंगे बतख मियाँ द्वार लिखा हुआ है। बतख मियाँ महात्मा गांधी के कुक थे, माने रसोईया। तो उन्होंने ही अंग्रेजों के षड्यंत्र को विफल करते हुए महात्मा गांधी की जान बचाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर बतख मियाँ। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो किसान नेता थे स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद ने 1920 ईस्वी के आसपास बिहार के किसानों की अगुवाई किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर स्वामी विद्यानंद। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो उसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हुआ, क्योंकि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। मगध ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है भारतीय उपनिवेश में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो इसका भी आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1300 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय के मरम्मत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्र दामन। मरम्मत कहेगा तो रुद्र दामन, अगर निर्माण कहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक थे पुष्पगुप्त।
तो उन्होंने ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो यहाँ पूछ रहा है मरम्मत, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रुद्रदामन। अगला प्रश्न है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुप्त काल, क्योंकि झांसी के पास देवगढ़ का जो मंदिर है और गढ़वा मंदिर वो गुप्त काल में ही बना हुआ है, इसलिए वो गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पानीपत के द्वितीय युद्ध। क्योंकि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर और हेमू लड़े थे, लेकिन यहाँ आंसर दे रहा है टीपू सुल्तान और मराठा, तो यह गलत हो गया, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के द्वारा मुकदम और या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। अगर राजस्व की बात करें तो राजस्व दीवान ए मुस्तकाज के कहा जाता था राजस्व अधिकारी को, और चौधरी कहा जाता था गांव के सरपंच को। अगला प्रश्न है, इस तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है, इसमें से किस शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ऐसे पूछेगा विजयनगर की स्थापना, तो आप सबको पता है हरिहर और बुकर नामक दो भाइयों ने किए थे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1940 ईस्वी में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सिस्टर ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इसमें से किसने 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, तो उसके नेतृत्व किए थे सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोल्ड मैकेंजी। अगर रहता अस्थाई बंदोबस्त तो इसका ऑप्शन होता है एक लॉर्ड कर्नवालिस, लेकिन महलवारी बंदोबस्त दे रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होल्ड मैकेंजी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावनगर, महाराष्ट्र। जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे, और उन्होंने ही पावनगर, महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। अगला प्रश्न है, 1918 ईस्वी में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष संप्रभु, जयशंकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का स्थापना किया था स्प्रूज, जयशंकर और चिंतामणि, जिसका जो टूट गया, तो इसका ऑप्शन सी नंबर आंसर सही होगा। 54 है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था। 1 और 3 दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 55 नंबर में कह रहा है, इसमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसने बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर दे,
तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर खां। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आप सभी को पता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये भी अच्छा प्रश्न था, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। अगर कहता कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो इसका आंसर हो जाता है जयराम दास दौलतराम। तो इसमें जयराम दास दौलतराम नहीं है, तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसिस्ट के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो इसका सब आंसर हो जाएगा पादरी की हवेली, जो पटना सिटी में स्थित है। पादरी की हवेली जो सबसे पुराना गिरजाघर है बिहार का। तो आंसर सी होगा सही। अगला प्रश्न है कि दिग्वंत अभिनेता कुदुमलाल गांगुली, जिन्हें उन्हें मंचीय नाम अशोक के नाम से भी जाना जाता था, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर के थे अशोक कुमार, जो हाल ही में मर गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल में ही 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो ये करंट से संबंधित है और इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने युवा 2.0 योजना को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की ग्रीन फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 576 भाषाओं में। अगला प्रश्न है, 63 नंबर है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो इस समिति का नाम है किरीट पारिक समिति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसमें से ए बी सी सूरत भोपाल नवी तीनों को सम्मानित किया गया है। तो इसमें से ऑप्शन कह रहा है कि नहीं सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से सभी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईटानगर। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किए हैं, जिसका नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो इसका आंसर है हिमालयी याक। हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आयोजित किया गया है, वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो IIT कानपुर में परम
कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुखना झील, चंडीगढ़ में। वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस था 8 अक्टूबर को, तो उस अवसर पर सुखना झील चंडीगढ़ में घंटा भर हवाई प्रदर्शन किया गया था। अगला प्रश्न है भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। करंट का सितंबर माह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीन के तियोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल में ही लॉन्च किए गए अंतरिम मॉडल का नाम क्या है? तो इसका अंतरिम मॉडल का नाम रखा गया है मेगंटियन। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, मेगंटियन। उसके बाद है 72 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो इसका नाम है मोना लावा, जो अमेरिका में स्थित है और पहली बार 38 वर्षों में पहली बार फूटा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिहान करुणा तिलक, जिनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या था? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का थीम था अंतरिक्ष और निरंतरता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, लॉरेंस लिबरोमोर नेशनल लेबोरेटरी। अगला प्रश्न है 76 है कि कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार परमासिस को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन में COP27 के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान ने निहोंसू के लिए GI टैग का आवेदन किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा किया है कि उसने अपने यूक्लिसिस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग करेगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जाक्सा। जापान का अंतरिक्ष स्पेस कंपनी है जाक्सा जो दावा यह किया है। अगला प्रश्न है 80 नंबर कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया ऑप्टिमस। ऑप्शन नंबर ए। तो आज 80 तक प्रश्नों को देखे हैं। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो यहीं पर रोकते हुए और अगले क्वेश्चन को फिर दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना आंसर मिला लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। अगर अच्छा नंबर आ रहा है तो आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।